Hello aspirants, good morning and welcome to lecture number 3 of Prelims Revision Series 2024. ये जो हमारी रिवीजन सीरीज है ये हमारी दो पार्ट में चल रही है। दैट इज एक तो चल रही है जो आपका पुराना करंट अफेयर पूरा तैयार कर रही है, ठीक है, ताकि पुराना जो पहले हो चुका है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, वो थीम वाइज चल रहा है। जैसे उसमें मैंने आपके साथ पहले टाइगर्स को लेकर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डिस्कस कर ली हैं। उसके सेकंड सेशन में मैंने आपके साथ मैंग्रोव्स और उसको लेकर कुछ इनिशिएटिव्स जो ज्वाइन किए गए थे वो सब डिस्कस किए थे, ठीक है। एंड नाउ इन दिस लेक्चर नंबर 3 हम लोग जो हैपनिंग्स अभी प्रेजेंट में चल रही हैं उनको कवर करेंगे ताकि अब और बैकलॉग्स ना लगे। ऑलराइट, ताकि आपका जनवरी से लेके अप्रैल तक ये कांस्टेंट चलता रहेगा, ताकि आपको बाद में एक बर्डन ना पड़े कि जो और डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 महीने में उसका रिवीजन के लिए। ओके, सो ये सेशन आज वही होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज थी अबाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस यूरेशियन ऑटर। ओके, क्योंकि ये पहली बार स्पॉट किया गया है केरल में, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया है इन केरला, और केरला में है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो आपको फर्स्ट चीज याद रखनी है अबाउट दिस ऑटर, इसके बारे में अभी बात करेंगे। और ये केरला में पहली बार स्पॉट किया गया है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इसकी, और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है हमारी केरल में। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए इसके बारे में 2-3 बातें याद रखनी होंगी। पहली बात है कि सेमी एक्वेटिक होता है, ठीक है, पानी में भी रह सकता है। और दूसरी बात है कार्निवोरस होता है, ठीक है, नॉक्टर्नल होता है। अब 2023 के प्रीलिम्स पेपर में एक क्वेश्चन देखिएगा जाकर, वहां पर आपको 3 स्पीशीज के नाम दिए गए थे और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल स्पीशीज है। राइट, अब ऐसे तो हजारों होते हैं, याद तो रख नहीं सकते आप सभी को, लेकिन जो न्यूज में आ गया, जैसे ये ऑटर आ गया है, ये चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से भी ट्रेस करने जाइए, आपको 45 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है। इसलिए आप चाहे दिल्ली एडिशन पढ़ते हो या कोई एडिशन पढ़ते हो, बट एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड मैं पर्सनली सभी स्टेट्स के जो मेन पेज होते हैं, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक, जैसे चेन्नई का है, कोची का है, त्रिवनंतपुरम का है, उसके उससे जरूर मुझे एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि ये इस तरह की जो क्वेश्चन है ना, ये वहीं से पिक होते हैं। जैसे आपका वैगल डांस आया था हनी बी का, वो कोची के ही पेज से उठाया गया था, ठीक है। तो आप दिल्ली एडिशन पढ़ रहे हो या कोई दूसरी सिटी का, हो सकता है क्वेश्चन वो उठा रहा है वहां कोची एडिशन पे, जो वहां के लोकल पेपर लोकल न्यूज पे आया था, ठीक है। तो इसलिए वो भी कवर करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए, और फिर ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जाएंगे कि अगर आपको एक पता है या चलो दो भी पता है तो डजेंट मैटर, जब तक आपको तीनों पता नहीं होंगे आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये एक नई चीज लेकर आया है 2022 से यूपीएससी, कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट या ऑल 3 करेक्ट। ओके, तो चलिए इसके बारे में काम की बातें याद रख लेते हैं। सेमी एक्वेटिक है, कार्निवोरस है, नॉक्टर्नल है, ठीक है। यूरेशियन ऑटर इट लिव्स इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, जैसे रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम, मार्शेस, स्वैम्प फॉरेस्ट एटसेट्रा। दी स्पीशीज होल्ड ए कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ नियर थ्रेटेंड, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है। बट अब मैंने आपको अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पर ये पढ़ाया था जो अमेंडमेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब सिर्फ 4 शेड्यूल है। ओके, तो ये जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है, सिर्फ 1 और 2, इसमें सारे स्पीशीज क्लासिफाई कर दिए गए हैं। शेड्यूल 1 में जिनको ज्यादा थ्रेट है, शेड्यूल 2 में जिसको कम थ्रेट है। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड वल्नरेबल इस तरह का स्टेटस नहीं है, उसके बाद भी इसको शेड्यूल 1 में रखा है। अब इससे यही एक क्रिटिसिज्म है इन अमेंडमेंट्स का जो किए गए वाइल्ड लाइफ में, कि कुछ ऐसे स्पीशीज जो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, या एंडेंजर्ड है, उनको ऐसे स्पीशीज के साथ रख दिया है जो उस लेवल का डेंजर नहीं फेस कर रहे अभी एक्सटिंक्शन में, ठीक है। तो ऐसे में जो फंड और जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी आता है, ठीक है। देन देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ ऑटर फाउंड इन केरला। फर्स्ट इज यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर, स्मॉल क्लॉड ऑटर, ठीक है। तो आप मेनली बात याद रखेंगे सिर्फ सेमी एक्वेटिक, कार्निवोर्स, नॉक्टर्नल, ओके, एंड वैरायटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहता है, स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, एंड शेड्यूल 1 में आता है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है इस टॉपिक से। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि यूपीएससी आपको वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता है एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की या फिर टाइगर रिजर्व की, और उसके बाद पूछता है कि ये कौन सा हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपसे पूछे गए। तो चिन्नार के बारे में याद रखेंगे आप। सबसे पहले तो केरल में आता है, ठीक है, दैट इज वन थिंग, ठीक है। अनामलई हिल्स जो कि तमिलनाडु और केरल बॉर्डर के अक्रॉस लाई करती हैं, इसमें आता है।
ओके। सेकंड थिंग इज कि इसकी ईस्ट साइड में है कोडाई कनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके नॉर्दर्न साइड में है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, ये सब पॉइंट्स आपको दिए जा सकते हैं और फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये हाई शोला देख रहे हैं। शोला फॉरेस्ट की बात जब भी आती है तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं केरला की तरफ जाएगा। ठीक है। मेजर रिवर जो यहाँ से फ्लो हो रही है चिन्नार एंड पाम्बार, और ये यूपीएससी की आदत है कि वो इस तरह की छोटी छोटी रिवर्स जो होती हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह से पास होती है वो उनको पूछता है आपसे। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नील कुरुंजी। राइट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दिस इज द ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर इंडियन स्टार टॉर्टोइज। ऑलराइट, तो ये चार पांच बातें आप चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में याद रखेंगे। अब अगर आपको ये सब बोल दिया जाए तीन चार या एक पैराग्राफ देकर कि पंबर रिवर एंड चिन्नार रिवर है, इसके ईस्ट में कोडाई कनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नॉर्थ में ये वाली है, ठीक है, अनामलई हिल्स में लाई करता है, केरल में आता है, और नील कुरिंजी यहाँ पर हमें मिलते हैं, और एंड दिस इज द ओनली रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो आप ऑप्शन में फिर पहचान पाओगे कि ये चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। राइट। इसी तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, नामधापा के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स के रिस्पेक्ट में भी पूछा गया था। राइट। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए जीआई टैग की बात करते हैं। अब पता है जीआई टैग के रिस्पेक्ट में आप जितना मर्जी थ्योरी से पढ़ लो, लेकिन अगर कोई चीज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या किसी और न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आ गई ना, यूपीएससी वहां से आजकल बिटवीन द लाइंस पॉइंट्स उठाता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, कुछ छूट जाए किसी दिन, अगर मन नहीं है, ब्रेक लिया है या बिजी हो, बट न्यूज़पेपर एनालिसिस मत छोड़ देना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले जितना नॉलेज अभी आपको है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जीआई टैग नेसेसरीली meant only for popular products? क्या ये सही होगा या गलत होगा? ठीक है। रॉ मटेरियल्स फॉर सच प्रोडक्ट शुड कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे अगर तिरुपति लड्डू बन रहा है, ठीक है, तो उसमें यूज होने वाली हर चीज, ठीक है, सैंड वगैरह, तो क्या ये उसी रीजन से आने चाहिए, तिरुपति से ही? ठीक है। या बनारसी पान है तो क्या उसका जो पत्ता है या उसमें लगने वाली हर चीज क्या वो बनारस में ही होनी चाहिए, ग्रो होनी चाहिए? ठीक है। एवरी स्टेट हैव एटलीस्ट वन जीआई प्रोडक्ट। इफ ए स्टेट हैज मोर जीआई इट मीन्स दैट इट इज कल्चरली मोर रिच। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? एंड तमिलनाडु हैज मोस्ट जीआई प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब ऑप्शन आपको इसी तरह के आते हैं कि आपको सपोज ये एक स्टेटमेंट पता है, दो पता है, बट आप आंसर नहीं कर सकते क्योंकि एलिमिनेशन का स्कोप खत्म कर दिया यूपीएससी ने। ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, या ओनली थ्री, या ऑल आर करेक्ट। तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और जितना नॉलेज अभी तक रखते हो, जो मर्जी आपने जहां से भी नोट्स पढ़ाओ, लेकिन अगर आपने द हिंदू एनालिसिस ठीक से नहीं सुना है या उसको अपना हिंदू ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसी तरीके से आएंगे, एंड अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो चलिए आप इसको खुद अटेम्प्ट करके आंसर कीजिए, वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है। मैं आता हूं टॉपिक पे वापस। अब ये पॉइंट्स याद रखिएगा। पहली बात तो जीआई टैग है क्या? तो इट इज ए साइन यूज ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पजेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ठीक है। ये तो आपको पता है जीआई टैग की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। एनी ट्रेडर बॉडी या एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई फॉर जीआई टैग, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अब यहाँ पर जो एप्लीकेंट होता है ना, जिसने अप्लाई किया, उसकी जिम्मेदारी बनती है यू हैव टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ दैट आइटम with historical records or complete breakdown of how the product is made. For example, that Bengali rasgulla, right? Now, GI tags are not meant just for popular products. Now, this is important point, ठीक है, कि ये सिर्फ पॉपुलर प्रोडक्ट्स को ही नहीं दिया जाता है, ये किसी भी प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है, और ये मिलने के बाद ही वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। नेक्स्ट, raw material of such products do not have to come from that region, all right, unless it is an agriculture tag। ठीक है। जैसे अगर कोई राइस वैरायटी है तो ऑब्वियसली वो तो फिर वहीं से आना चाहिए। बट अगर जैसे सपोज ये बनारसी पान की बात की हमने, तो वो जो पत्ता यूज होता है पान में वो बंगाल से आता है। तिरुपति लड्डू में जो सैंड यूज होता है वो मैसूर के सैंडलवुड से आता है। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। और ये आपको कोचिंग्स के नोट्स में या इस तरह के स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता है, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में ही आता है और यहीं से पिक किया जाता है। फिर हम लोग को लगता है कि यार हमने तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा था, बट उसने ऐसे पॉइंट्स डाले जो हमारे उसमें थे ही नहीं। ऑलराइट। इसलिए न्यूज़पेपर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बार न्यूज़पेपर से थे, और बाकी की भी जो 55 है ना, उसको आप ट्रेस न्यूज़पेपर से ही कर सकते हो। फिर आपको करना पड़ता है आपका स्टैटिक करंट लिंकेज। ऑलराइट। तब जाके आपकी वो तैयारी होती है प्रीलिम्स के लिए। Every state in India has at least one GI tag. So yes, that statement is correct. And if a state has more GI tags compared to other, it doesn't necessarily mean that it is more culturally rich. Okay? ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा जीआई टैग है किसी स्टेट के पास तो कल्चरली ज्यादा रिच होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ओके, 5 कैटेगरीज में दिया जाता है, एग्रीकल्चर, फूड स्टफ, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चर एंड नेचुरल। ठीक है, सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए हैं हैंडीक्राफ्ट फील्ड में, फिर दिए गए हैं एग्रीकल्चर में, उसके बाद दिए गए हैं फूड स्टफ, मैन्युफैक्चर, सबसे कम नेचुरल में। ओके, स्टेट वाइज भी देख लेते हैं। और तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा है 61, उत्तर प्रदेश 56, कर्नाटका 48, केरल 39 एंड महाराष्ट्र 35। ठीक है, ये टॉप 5 याद रखना भी जरूरी है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इसरो का एक सेंटर है NRSC, ठीक है, रिमोट सेंसिंग वाला। इन्होंने एक MOU साइन किया है टू डेवलप ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवे। ओके, अब ग्रीन कवर इंडेक्स तो ये क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ये कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे के आसपास हम लोग ये देख सकें कि पर किलोमीटर कितनी ग्रीनरी है या कितना ग्रीन कवर है। ठीक है, तो पहली बात तो ये रीजन वाइज कवर करेगा सभी नेशनल हाईवेज को। ठीक है, एजेंसी कौन सी इन्वॉल्व है, NRSC, इसरो की एजेंसी, अभी उसकी बात भी करेंगे हम लोग। ओके, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पता लगाया जाएगा, एस्टिमेट द ग्रीन कवर पर किलोमीटर अक्रॉस द नेशनल हाईवे। ऑलराइट, रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का, ठीक है, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, वी ऑल नो। ठीक है, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन, अब यूपीएससी का जिस तरह पैटर्न चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल आपको 3-4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम दे दिए जाएं और उनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाएं। ओके, जैसे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बड़ा फेमस है, ठीक है, उसी तरह VIT, ठीक है, वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट, ओके, वो भी फेमस है। उसी तरह से हमारा IISC, ठीक है, बेंगलोर में है। तो उसी तरीके से NSRC इसका हैदराबाद में, ठीक है। उसी तरह इसरो के जितने भी ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ना, इनके हेडक्वार्टर्स जरूर याद रखना, कभी भी आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। ओके, क्योंकि इसरो की तरफ से काफी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आप अब प्रिपेयर करते रह जाओगे आदित्य L1 और एक्सपोसैट मिशन और चंद्रयान वगैरह, बट यूपीएससी आपसे पूछ लेगा इसरो के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना। ओके, ये ग्राउंड स्टेशन सेटअप करता है ताकि सैटेलाइट डेटा वगैरह रिसीव किया जा सके और एक टेक्निक डेवलप की जा सके फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग जियो स्पेशियल सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू गुड गवर्नेंस। राइट, यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम्स रिलेटेड, वन नेशन वन पास टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह की बात तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सपोज यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है, एक स्टेट से जाना है, दूसरे आंध्र प्रदेश जाना है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जाना है, नहीं, हर स्टेट में जाके परमिट लेना पड़ता है, हर स्टेट में परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को सीमलेस बनाने के लिए कि आपने बस एक पास ले लीजिए और वो पूरे नेशन में वैलिड होगा, इस स्टेट से उधर गुजरिए या कहीं जाइए। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, टिम्बर, बैम्बू, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं ना कि ट्राइबल्स जो हैं हमारे, इनकी लाइफ कैसे बेटर बनाई जा सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड इनकी लाइवलीहुड को डेवलप करके। राइट, तो उसी के लिए लॉन्च किया गया है NTPS, वन नेशन वन पास सिस्टम। इसमें क्या होगा, see NTPS was launched to facilitate seamless transit of timber, bamboo and other forest produce across the country through a single permit। ठीक है, अब देखिए यही पॉइंट्स हैं जो मेंस में आपके फॉर्डर का भी काम करते हैं। ये प्रीलिम्स में तो आपको पूछे जाएंगे ही, बट मेंस में भी एक फॉर्डर का काम करेंगे जो आपके आंसर को इंप्रेसिव बनाएगा। ठीक है, जब आप ट्राइबल डेवलपमेंट्स की बात करते हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह की बात करते हो, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टाइप की चीजों की बात करते हो, उसमें ये सब स्टेप्स मेजर्स लिखने पड़ते हैं गवर्नमेंट के। अब वो सब या तो खुद से न्यूज़पेपर के साथ साथ धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाते चलो, इसलिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी करते हैं, या फिर लास्ट में फिर कहीं से रेडीमेड नोट्स लेके रट्टा मारते रहो। ठीक है, और वो चीजें ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। Right now, this is envisaged as one nation, one pass regime. With this permit, individuals involved in the forest and agroforestry sector will no longer need permits from multiple states to facilitate the transit of their goods। और इसी को आप नक्सलिज्म में भी यूज करोगे। क्यों, क्योंकि नक्सलिज्म का सबसे बड़ा रीजन क्या है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप उनको उन्हीं की फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड प्रमोट कर दो, ठीक है, तो कोई क्यों हथियार उठा के लड़ने मरने जाएगा। QR coded transit permit generated under NTPS will allow check gates across various states to verify the validity of permits and allow seamless transit। The transit permit will be issued for tree species which are regulated। अब ये जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पुष्पा बन के और सब कुछ कट करके और बेचे जा रहे हो, नहीं, ये परमिट आपको इश्यू किया जाएगा सिर्फ उन ट्री स्पीशीज के लिए जो रेगुलेटेड है,
ठीक है। वाइल यू कैन सेल्फ जनरेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सेल्फ जनरेट फॉर एग्जेम्प्टेड स्पीशीज, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप कट करके अपना एग्जेम्पशन है उसको तो आप सेल कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो रेगुलेटेड ट्री स्पीशीज है तो ये परमिट आपको लेना पड़ेगा पहले, ठीक। अगर कोई प्रोहिबिटेड स्पीशीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं कर सकते, परमिशन भी नहीं मांग सकते। लेकिन अगर वो रेगुलेटेड भी है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर आप सेल्फ जनरेट कर लेना। As of now, 25 states and UTs have adopted the unified permit system, simplifying interstate business operations for producer, farmer, transporter. Clear? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा था। अब सेकंड चीज ये है कि साइबर किडनैपिंग क्या होती है, ठीक है। वैसे किडनैपिंग, अब ये न्यूज भले ही चाइना की तरफ से आई हो, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट दिल्ली में भी देखे गए, ठीक है। दिल्ली में एक लड़की से 2.5 लाख रुपए ले लिए गए थे इसी तरह के फ्रॉड करके, ठीक है। उन लोगों ने ये बोला कि हम एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, वी आर कस्टम अथॉरिटी, और आपके नाम पर कुछ पार्सल है जिसमें ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीजें निकली है, और हमने आपको साइबर अरेस्ट करा है। ये साइबर अरेस्ट यानी कि वीडियो कॉल पर ही उसको बिल्कुल एकदम स्क्रीन के सामने ही रहना होगा पूरे टाइम, ठीक है। उसको डराया गया इस तरह की चीजें, और उसने बेवकूफी में 2.5 लाख रुपए दे दिए अपने, ठीक है। तो उसी तरीके से एक टर्म आता है साइबर किडनैपिंग। साइबर किडनैपिंग है क्या? वैसे ये न्यूज चाइना से रिलेटेड है, बट हमें ये टर्म जानना है। देखिए यहाँ पर क्या है, किडनैपर आपको कन्विंस करता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा, आपको कन्विंस करेगा, या कभी कभी डराएगा भी, ठीक है। और फिर आप खुद ही अपने घर वालों को इस तरह से फोन करोगे कि मैं किडनैप हो गया हूँ। यहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। साइबर किडनैपिंग रेफर्स टू ए क्राइम वेयर किडनैपर्स कन्विंस देयर विक्टिम टू हाइड एंड देन कॉन्टेक्ट देयर लव्ड वंस फॉर रैंसम। ओके, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। द विक्टिम इज ऑल्सो मेड टू सेंड पिक्चर्स दैट मेक इट लुक लाइक दे आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव, showing them bound or gagged, which are then shared with the family. The kidnappers, though not physically present, okay, physically present नहीं है वो kidnappers, but they monitor the victim online through video call platforms. ठीक है, इसी तरह का टर्म साइबर अरेस्ट था जो मैंने आपको बताया दिल्ली का, उस गर्ल्स का एग्जांपल देके, ठीक है। उसी तरह का साइबर किडनैपिंग है। Now, unlike traditional abduction, virtual kidnappers have not actually kidnapped anyone. Instead, through deception or threats, they coerce victim to pay a quick ransom. Now, experts believe that with the rise of artificial intelligence, such crimes can rise as scammer can send people voice note that can sound exactly like a loved one. अब देखिए ये वही सब आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट, ठीक है। डीप फेक्स वगैरह, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में रवीश कुमार का, ये उनका प्रॉपर एक वीडियो बना डाला एडवर्टाइजमेंट करते हुए एक टीबी की मेडिसिन का, ठीक है। वॉइस उनकी, फेस उनका, और कोई बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि ये वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉरी कहाँ गया यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स आए ना, दिस इज अ बिग थ्रेट। तो अब इनकी मदद से इस तरह के वीडियो या वॉइस ऑडियो बनाना मुश्किल नहीं है कि ये पर्सन हैज बीन किडनैप्ड, और आप तुरंत आनन फानन में रैंसम पे कर दोगे, बाद में पता चल रहा है बच्चा तो घर है आराम से। ऑलराइट, तो दिस इज अनदर थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको मेंस में एज अ फॉर्डर काम करेगा। ऑलराइट, नाउ अब ये सब मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाया था द हिंदू एनालिसिस में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो लेंदी हो जाता है, 1.15 आवर्स तक जाता है। बट जरूरी है क्योंकि अगर यूपीएससी आपको उधर टिल्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड बुक से नहीं पूछ रहा है, तो क्यों इतना पढ़ के परेशान होना। एक बार आपने खत्म कर लेना, बस 2-3 बार रिवीजन करो उसका रेगुलर, 2 आवर्स आप डिवोट कीजिए उसको, रिवीजन कीजिए, बट ओवररिलायंस मत कीजिए क्योंकि उससे वेटेज बहुत कम होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। नाउ तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या किया, इन्होंने इंजीनियर किया एक प्लांट को, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर किया है टू प्रोड्यूस ए ड्रग फॉर कैंसर। अब ये जो ड्रग बनती थी ना अभी तक, ये प्रॉपर एक प्लांट से बनती थी, ठीक है। अब ड्रग बनाने के लिए इस प्लांट का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, तो ये थ्रेटन कैटेगरी में आ गया, एंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था जो इन्होंने बनाया है प्लांट सेल को इंजीनियर करके। ओके, तो सो व्हाट इज डन इन दिस रिसर्च, सी कैम्प्टोथैसिन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपीटी कहेंगे। दिस कैम्प्टोथैसिन ये एक तरह की एलोपैथिक मेडिसिन है, ठीक है, जो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम एन निमोनियाना, ए नेटिव एंडेंजर्ड प्लांट, ठीक है। तो पहले तो इस प्लांट का नाम याद रखेंगे, आप पूरा नहीं भी रख सकते हो, तो एन डॉट निमोनियाना, ठीक है। इस प्लांट की मदद से ये जो सीपीटी एलोपैथिक मेडिसिन है ये प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। अब आईयूसीएन ने क्या कहा कि यार इसको रेड लिस्ट में डालो इस प्लांट को, क्योंकि अकेले पिछले एक डेकेड में देयर हैज बीन 20% डिक्लाइन इन प्लांट्स पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको ये दवाई बनानी है सीपीटी, तो आपने इस प्लांट को ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया।
ठीक है। यानी कि अब हमें कहीं ना कहीं इस प्लांट के सेल को यूज करके लेबोरेटरी में बनाने की जरूरत है। तो वैसे ही कुछ किया है एक लैब ने जो आईआईटी मद्रास के अंडर में आती है। ठीक है, दे हैव डेवलप्ड ए जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल फॉर एम निमोनियाना प्लांट सेल्स using computational tool. Okay, these researchers have grown cultures of the plant in the lab and extracted cells from the plant. These cells are then genetically engineered to augment production of CPT. ठीक है, अब हम इस प्लांट से सिर्फ सेल ले रहे हैं, ठीक है, उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा आगे जा रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही चीजें आपके लिए एक फॉर्डर पॉइंट का काम करती हैं। ठीक है, एक तो एनवायरमेंट को बचा रही हैं, ठीक है, इस प्लांट को जो एंडेंजर हो गया था इसको बचा रही हैं। ठीक है, दूसरा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी डेवलप करके दे रही हैं आपको। ठीक है, कैंसर थेरेपीज के अगेंस्ट, राइट। तो यहां पे जेनेटिकल इंजीनियर किया गया प्लांट सेल को टू ऑगमेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीपीटी, इस दवाई का। ओके, नाउ अब ये है क्या ये दवाई? तो दिस इज सीपीटी इज एन इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग लेड मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो का एंटी कैंसर ड्रग में यूज किया जाता है, जैसे टोपोटिकैन एंड एरिनोटिकैन। ठीक है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, बट इसको याद रखिए, एंटी कैंसर ड्रग लेड मॉलिक्यूल सीपीटी। इट इज एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम कैम्प्टोथेका एक्यूमिनाटा, ठीक है, जो कि एक ईस्टर्न एशिया में मिलता है हमको, और दूसरा एन निमोनियाना, ये जो हमारे इंडिया में मिलता है। ठीक है, इसी को लेकर ये सारी रिसर्च हुई है। क्लियर? नाउ द चाइनीज वैरायटी ऑफ द प्लांट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द सेल इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये जो चाइनीज वैरायटी है, ये वाली फिर से मिटाना पड़ेगा इसको, एनीवे दिस वन। ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देयर आर ओनली 4000 ऑफ द स्पीशीज लेफ्ट इन इंडिया। ये जो हमारा प्लांट है एन निमोनियाना, ये याद रखिए, इट इज नेटिव टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, एंड देयर इज 20% डिक्लाइन इन दिस पॉपुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर हम लोग काफी बात कर रहे हैं एएमआर की, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह की। ठीक है, हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ठीक है, और इंडिया हब बन चुका है, मतलब टॉप सबसे ज्यादा एएमआर केसेस इंडिया में आते हैं। ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एक नई एंटीबायोटिक आइडेंटिफाई की गई है टू टारगेट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं या इतना गलत प्रिस्क्राइब भी किया जाता है इंडिया में डॉक्टर्स के थ्रू, कि हमारे यहाँ बॉडी में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज हिंदू में भी डिस्कशन कराता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रिसर्च करके कहीं ना कहीं हमें एक बेटर एंटीबायोटिक्स बनाने की जरूरत है जो टारगेट करे इस ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को। अरे अदरवाइज क्या होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो अब आप जो दवाइयां लोगे वो असर नहीं करेंगी बॉडी पे। ओके, तो उसी तरह से एक एंटीबायोटिक डेवलप की गई है जोसुरा बालपिन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जोसुरा बालपिन, नाउ दिस इज एन एंटीबॉडी दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट क्रैब यानी ये जो आपका कार्बापिनम रेजिस्टेंट एसिनेटोबैक्टर बॉमनी। ठीक है, बस इसको शॉर्ट में याद रखिए, इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है ये एंटीबॉडी। ठीक है, इससे, और ये जो क्रैब है इससे निमोनिया होता है, सेप्सिस होता है। ओके, नाउ साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई एन एमसीपी दैट सिलेक्टिवली किल्स दिस बॉमनी। ठीक है, ये वाला, ये ए, पूरा नाम याद ना रहे तो ए बॉमनी याद रख सकते हो। ठीक है, अब इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने एक ऐसा आइडेंटिफाई किया है एमसीपी जो इस बैक्टीरिया को सिलेक्टिवली किल करता है। अब सिलेक्टिवली किल करना यानी कि अननेसेसरीली वेस्ट नहीं हो रही है वो ड्रग आपकी बॉडी में जाके, वो सिर्फ जितने बैक्टीरिया उनको किल कर रही है, टारगेट, यानी कि बेटर एफिकेसी होगी, टॉलरेबिलिटी बेटर होगी। ठीक है, तो इस एमसीपी की मदद से ही डेवलप किया गया है जोसुरा बालपिन। Now, the antibiotic kills A Baumani through a previously unknown mode of action. ठीक है, पहले जब किल करता था we don't know exactly action, बट होता क्या है कि ये इनहिबिट कर देता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल लिपोपॉलीसैकेराइड बाय इनहिबिटिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को ये प्रोहिबिट कर देता है। तो उससे क्या होता है, और ये करने के लिए ये इनहिबिट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन को। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स वाज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एलपीएस। ठीक, अब इसने इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को रोक दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट करना था इस एलपीएस का, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड का, ये ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा। It is essential for transporting LPS to the bacterial surface to create the outer membrane structure of gram-negative bacteria. However, the blocking of LPS transport result in abnormal buildup of LPS in the cell, which kills the bacteria. क्योंकि ये जो इनहिबिट कर रहा है ना इसको, ये ब्लॉक करने की वजह से ही अब ये इस बैक्टीरिया को बेटर किल कर पाएगा।
ठीक है। तो इसकी एफिकेसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट की गई है। आपको सिर्फ याद रखना है अबाउट दिस जोसूरापाल्पिन, और इसी को एज अ फॉर्डर मटेरियल भी यूज करेंगे आप जब एएमआर वगैरह की पे अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, कि हमें ऑल्टरनेटिव्स बनाने की जरूरत है एंटीबायोटिक से, और ये बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव बन के आया है। दूसरा है कि बायो इमेजिंग बैंक। ठीक है, ये भी ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बायो इमेजिंग बैंक, ये पूरा आर्टिकल अलग था कि एआई कैसे हेल्प कर सकता है कैंसर के अर्ली डिटेक्शन वगैरह में, बट ये जो टर्म है बायो इमेजिंग बैंक, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये आर्टिकल के बीच में से ही यूपीएससी आपको परेशान करेगा। तो ये बायो इमेजिंग बैंक एक तरह की रिपोजिटरी बनाई जाएगी containing the radiology and pathology images with clinical details, outcome data, treatment specifics, and additional metadata. This resource is strategically crafted for training, validation, and rigorous testing of AI algorithms. ओके, सो मेनली इट विल वर्क एज अ रिपोजिटरी, ताकि आगे चल के जो भी रिसर्च वगैरह करनी है तो उसके लिए आपके पहले से ही डेटा पड़ा हो, पहले से उस तरह की रेडियोलॉजी पैथोलॉजी इमेजेस वगैरह पड़ी हो जिनको आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिदम यूज करके बेटर एक डेटा एक आउटपुट जनरेट कर सकता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट यूजेस डीप लर्निंग टू डेवलप ए कैंसर स्पेसिफिक टेलर्ड एल्गोरिदम फॉर अर्ली डिटेक्शन। ओके, और कैंसर को क्योर करने का एक ही तरीका है अर्ली डिटेक्शन। सबसे पहले अगर आप डिटेक्ट जल्दी कर पाते हो, और ये जो रिपोजिटरी होगी ये हमें अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करेगी। इनिशियली द प्रोजेक्ट इज डेडिकेटेड टू हेड एंड नेक कैंसर एज वेल एज लंग कैंसर। ठीक है, बाद में इसको और बाकी टाइप के कैंसर्स पे भी यूज किया जाएगा। इट फोकसेस ऑन मेडिकल टास्क लाइक स्क्रीनिंग फॉर लिम्फ नोड and etc. Okay, not important for you. It is funded by Department of Biotechnology in collaboration with IIT Bombay. अब देखिए, आपको जब मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे मेंस का लेक्चर दिया था, मैंने आपको क्या कहा था कि मोर देन 70% जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है? पब्लिक सेक्टर के थ्रू। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अभी भी रिसर्च में ज्यादा आगे नहीं आता है इंडिया में एटलीस्ट, जबकि फॉरेन में उल्टा है, वहां पे मोर देन 70% जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट करते हैं। ठीक है, उनके यूनिवर्सिटीज करती हैं, उनकी प्राइवेट कंपनीज करती हैं। आज एग्रीकल्चर में जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है मॉन्सेटो वगैरह, ये सबसे अच्छी रिसर्च करती हैं। ठीक है, ऑल दीज आर प्राइवेट कंपनीज। भाई इंडिया में उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे ये रिसर्च कौन फंड कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पीछे भी हमने जो रिसर्च वगैरह देखी वो सब कौन फंड कर रहा था? हमारा गवर्नमेंट बॉडीज। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज थी विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये इसके लिए हमें नालसा वगैरह भी जानना होगा, तो इसको जान लेते हैं। चलिए, वैसे आपके लक्ष्मीकांत ने भी दिया है, आप वहां से भी रिवाइज करेंगे ये ऑब्वियसली। नाउ ये जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, ये स्टैब्लिश की जाती है अंडर सेक्शन 3A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में जानते हैं नालसा। ओके, और ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि डीपीएसपी, अंडर डीपीएसपी इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन दिस स्टेट कि आपको वीकर सेक्शंस वगैरह को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। राइट, कौन सा आर्टिकल नंबर है? कैन यू टेल मी in the comment section? Okay, now it aims to offer free and competent legal services to vulnerable section of society in cases under Supreme Court jurisdiction. Okay, क्योंकि यहाँ पे हम जिस कमेटी की बात कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, यानी कि जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होंगे वहां पर लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस ऑफर की जाए, वल्नरेबल सेक्शन को खासकर। ठीक है, उसके लिए सिर्फ उन केस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इस कमेटी के लिए एटलीस्ट। ठीक है, द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ सिटिंग, ओके, रिटायर्ड नहीं, क्योंकि कई बार क्या ऑप्शन में रिटायर्ड होता है तो हमारा दिमाग जाता है हाँ यही होंगे। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज एज द चेयरमैन एंड 9 अदर मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये मत सोचना कि नालसा एक्ट वगैरह पार्लियामेंट ने पास करा है और ये स्टेट का ऑब्लिगेशन होता है डीपीएसपी में, तो अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट आप कर दो। ठीक है, नॉट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, ही विल बी द चेयरमैन। ओके, उसके अलावा 9 अदर मेंबर्स को नॉमिनेट अपॉइंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इनके जो क्वालिफिकेशंस होंगे कि किनको अपॉइंट करना है, ये जो 9 अदर मेंबर्स हैं, इनके क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गलती से चेंज करके पार्लियामेंट दे दिया जाए कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा, तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, पार्लियामेंट ने तो एक्ट इनैक्ट करके अपना काम खत्म कर दिया। सेंटर वो डिसाइड करेगी कौन होंगे ये 9 मेंबर्स, उनके क्वालिफिकेशन क्या होंगे। एंड सीजेआई कैन ऑल्सो अपॉइंट ए सेक्रेटरी टू द कमिटी। क्लियर? नाउ कमिटी हैज द अथॉरिटी। अब इसकी अथॉरिटी कहाँ कहाँ लाई करेगी? तो द कमिटी हैज द अथॉरिटी एज पर सेंटर्स प्रेस्क्रिप्शन बट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई। ठीक है, सेंटर प्रेस्क्राइब करेगा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी कहां तक जाएगी, बट वो सीजेआई से कंसल्ट करने के बाद। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज किए जा सकते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। इस एक्ट को भी देख लेते हैं, 1987 का जो एक्ट आया था। देखिए, एक तो स्टैट्यूटरी फाउंडेशन
प्रोवाइड की इसने लीगल एड प्रोग्राम के लिए वीकर सेक्शंस को। इट ऑफर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वेरियस एलिजिबल ग्रुप्स। अब ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, 5-6 ऑप्शन दिए थे आपको कि इनमें से कौन इस वीकर्स सेक्शन की डेफिनेशन में आएगा अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो विमेन आएंगे, चिल्ड्रन आएंगे, एसटी एससी आएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आएंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर, डिसेबल्ड पर्सन एंड सो ऑन, राइट। Now, this section 27 under this act, it empowers the center in consultation with, of course, CJI to make rules through notification for implementing the act. Okay, तो सेंटर के पास है पावर रूल्स बनाने की, okay, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो दिस इज अगेन ए पॉइंट यू शुड स्टार मार्क। In 1995, NALSA was constituted under the act to monitor and evaluate the implementation of legal aid program and to formulate policies for ensuring availability of legal services. अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, ठीक है। हर स्टेट में भी बनाई जाएगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट पे भी बनाई जाएगी लीगल सर्विस अथॉरिटीज। ओके, गोल वही है, गिव फ्री लीगल सर्विसेज टू पीपल एंड सो ऑन, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताल्लुक लेवल पर यानी कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक लेवल पर भी लीगल सर्विस कमेटी बनाई जाएगी, अथॉरिटी नहीं बट कमेटी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये मैंने आपको द हिंदू में एक्सप्लेन किया था कि इन लोगों ने एक मटेरियल बनाया LK99 और ये क्लेम किया कि सुपर कंडक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली है, वो भी एट दी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जबकि ये हुआ नहीं है आज तक, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी आप रूम टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं करा सकते, ओके। लेकिन इन लोगों ने क्लेम किया कि नहीं, हमने ऐसा मटेरियल बना लिया है जो सुपर कंडक्टिविटी बिल्कुल रूम टेम्परेचर प्रेशर पर ही कंडक्ट करके दिखा रहा है। बट बाद में कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च वगैरह ने इसको काउंटर करा और ये निकल के आया कि नहीं नहीं, ये रिसर्च थोड़ी सी फ्लॉड है, ठीक है, इसमें कमियां हैं। बट इस बार उस पर रिसर्च फिर चलती रही, ठीक है, रुकी तो नहीं। और अब उन्होंने दोबारा दिखाया है, देखिए ये साइन हमें फिर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो LK99 के बारे में जान लेते हैं। इस आर्टिकल से, ये द हिंदू का ही आर्टिकल है, इस आर्टिकल से 3 ऐसे इश्यूज बनते हैं जो आपको एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। पहला है LK99, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड कंपाउंड्स ऑफ लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। व्हेन हीटेड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स डार्क ग्रे सॉलिड। तो कोरियन रिसर्चर्स हैव proposed that it has a potential room temperature pressure superconductor, claiming it is superconducting properties up to 400 K at ambient pressure, ठीक है। बस इसका नाम याद रखना है कि ये वो मटेरियल क्लेम किया जा रहा है जो सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP। Okay. Later, independent research identified the issue in the group data and rejected this assertion. Okay. Now, अब इस साल जो नई स्टडी हुई है, इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि देखिए हाँ, इंडिकेशन तो है कि नियर रूम टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म तो कर रहा है ये, ठीक है। तो द रिसर्चर ऑब्जर्व द मैसनार इफेक्ट। अब ये दूसरा पॉइंट बनता है जो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। और तीसरा होता है हिस्टेरेसिस लूप। ये हिस्टेरेसिस लूप भी मैंने आपको एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया था द हिंदू के, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप होता क्या है? इट शोज हाउ ए मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन रिस्पॉन्ड, ठीक है, आपकी जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं टू द चेंजेस इन ए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। द लूप शेप इज ड्यू टू मटेरियल रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो, ठीक है। तो ये वही बात हो जाती है कि सपोज आप किसी माउंटेन पे चढ़ने के लिए आपने एक रूट लिया, ठीक है, पर जब वापस आ रहे हो तो आपने दूसरा रूट लिया। वैसे ही कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जब आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो ये एक तरह का पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। फिर जब आपने टेम्परेचर हटाया तो इसको वापस इधर से ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। ये दूसरी तरीके से दूसरा एक स्पाइरल बना के आता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक लूप बनने लगता है, इसी को कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। क्लियर? मैसनर इफेक्ट को जान लेते हैं। द मैसनर इफेक्ट इन सुपरकंडक्टर्स इज द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सपेल कर देता है अपने मैग्नेटिक फील्ड को व्हेन मटेरियल ट्रांजिशंस टू सुपरकंडक्टिंग स्टेट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कॉजिंग रिपल्शन ऑफ द नियर बाय मैग्नेट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The effect is only observable with the direct current used to generate the magnetic field. अब ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। If a alternating current is employed, the material won't exhibit the effect of magnetic field continuously changes direction. It is utilized in various technological application, ठीक है, वो सब अलग बात है मीन्स की, ठीक है। तो ये मैंने और ज्यादा डिटेल में आपको द हिंदू के एनालिसिस में समझाया था।
ओके, तो मैं उसको और ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 3, ठीक है, वी आर डन विद दिस। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रीलिम्स दो तरीके से चल रहा है। एक लेक्चर सीरीज वो जो पुराना करंट अफेयर कवर कर रही है पिछले 2 साल का, ठीक है, वो थीम वाइज हो रहा है, हर एक टॉपिक वाइज, हर एक फील्ड में, ठीक है। और ये चीज हमारी चल रही है ऑन द डेली बेसिस करंट अफेयर, ताकि जो अब जनवरी से लेके आपके अप्रैल मई तक के जो भी करंट अफेयर होंगे वो साथ साथ कवर होते चले, ताकि फिर वो एक बर्डन ना रहे कि अभी तक तो मैंने पुराना करंट अफेयर किया है जनवरी फरवरी तक का, अब मुझे ये आगे का भी पढ़ना है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना वो इसी टाइम स्लॉट से पूछता है। ये जो जनवरी टू अप्रैल होता है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज़पेपर। ओके, तो ये वाला जो है इसको हम डेली बेसिस पे कवर करते चलेंगे ताकि लास्ट में आपको रश ना हो। क्योंकि यही चीजें अगर आप सोचो कि मैं कहीं, वैसे तो ये मैगजीन में इतने जो आर्टिकल्स के बीच के पॉइंट्स होते हैं, इतना कोई करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह कोई कवर नहीं करती हैं, तो वो तो वैसे भी आप मिस आउट कर जाओगे वहां पे। और फिर आपको जिस तरह से ऑप्शन दे रहा है आजकल यूपीएससी कि आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्कोप नहीं रह गया है आपका एलिमिनेशन का, तो उसमें फिर आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो रेगुलर कवर करते चलो। आज मैं इस लेक्चर को फ्री और ओपन रख रहा हूँ सभी के लिए। अगर अभी और स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं टिल 31 जनवरी, क्योंकि मैं उसके बाद तो बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज ये चीज बार बार नहीं कराई जा सकती, ठीक है। और मेरा गोल है कि मैं जितना बेटर हो सके उतना हाई परसेंटेज हम लोग रिजल्ट्स दें अपने बच्चों के साथ। ओके, वो चीज नहीं कि हाँ जिसको लास्ट तक ज्वाइन करना करते रहो, क्योंकि लास्ट में कर भी लोगे तो यार नहीं कर पाओगे, कोप अप नहीं कर पाओगे इतना सारा। यूपीएससी बहुत वास्ट है। ऑलराइट, सो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू गिव ए लाइक एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट. Okay, so thanks for this session. Have a great time and keep learning.